चुनाव में नेता रूपी मेढक हमेशा टर्टर करते हैं, गरीबों की दुहाई बोलकर सत्ता हथियाते हैं। कोई नहीं सुनता इनकी जब तक मर नहीं जाते हैं। लोकतंत्र और संविधान सिर्फ कागजों में ही बचा है। व्यापार नौकरी है नहीं, सिर्फ भाषणबाजी ही बचा है। चुनाव में नेता रूपी मेढक हमेशा टर्टर करते हैं। जी, मेरा नाम मुकेश पाल है। मीडिया का असली जिम्मेदारी होती है कि स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करे, जनता के लिए करे, देश के लिए करे और सरकार के विरुद्ध पत्रकारिता करे। यही चौथा स्तंभ की खूबसूरती है। मेरे लिए मेरा देश की जनता बहुत प्यारी है। मैं किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष के लिए पत्रकारिता नहीं करता। जो सच है और सही है वो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जनता के बीच लाऊं। यही पत्रकारिता की खूबसूरती और परम कर्तव्य होता है। जो लोग कहते हैं देश विकसित हो चुका है, देश विकसित हो रहा है, हम बहुत आगे जा रहे हैं, तो आज मैं ऐसे एनालिसिस के बारे में बताऊंगा कि विश्व स्तर पे हम किस रैंकिंग पे खड़े होते हैं। मैं बात करता हूं यूएस न्यूज का ये रैंकिंग मॉडल जो वीएपी ग्रुप ने तैयार किया है। बड़ी छानबीन करके काफ़ी महीनों बाद ये रिपोर्ट तैयार करता है। यूएस न्यूज वर्ल्ड रिपोर्ट के साथ मिलकर इसकी छानबीन और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ये पारित करता है। तो आज हम जानेंगे कि भारत किस स्थान पर खड़ा हुआ है और कितने देश इसमें शामिल हैं। यह एनबीटी की रिपोर्ट के मुताबिक खुलासा किया गया है। इस रैंकिंग में जो तैयार किया हुआ डाटा है जो 4 चीजों पर डिपेंड करती है: लीडरशिप, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव, मजबूत अंतरराष्ट्रीय गठबंधन और एक स्ट्रॉन्ग आर्मी। इस रैंकिंग में जो मार्च महीने के अंदर जीडीपी को देखते हुए अर्थव्यवस्था और जनसंख्या को भी शामिल किया गया है इस पूरे लिस्ट में। अमेरिका 27.97 ट्रिलियन डॉलर के इकोनॉमिक के साथ 339.9 मिलियन की कुल आबादी के साथ पहले नंबर पर खड़ा हुआ है। चीन 18.56 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमिक के साथ 1.42 बिलियन कुल आबादी के साथ दूसरे नंबर पर खड़ा हुआ है, जबकि चीन टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आगे है। रूस 1.90 ट्रिलियन डॉलर के इकोनॉमिक के साथ 144 मिलियन आबादी के साथ तीसरे नंबर पर खड़ा हुआ है। यूक्रेन के युद्ध के बाद लोगों का यह अनुमान लगाया जा रहा था कि रूस किस जगह पर विश्व स्तरीय पर खड़ा हुआ है। जर्मनी 4.70 ट्रिलियन इकोनॉमिक के साथ 83.2 मिलियन आबादी के साथ चौथे नंबर पर खड़ा हुआ है। ब्रिटेन 3.59 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमिक के साथ 67.7 मिलियन आबादी के साथ 5वें नंबर पर खड़ा हुआ है। साउथ कोरिया 1.78 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमिक के साथ 51.7 मिलियन आबादी के साथ 6वें नंबर पे खड़ा हुआ है। फ्रांस 3.18 ट्रिलियन इकोनॉमिक के साथ 64.7 मिलियन आबादी के साथ 7वें नंबर पे खड़ा हुआ है। जापान 4.29 ट्रिलियन आबादी 123.2 मिलियन आबादी के साथ 8वें नंबर पे खड़ा हुआ है। सऊदी अरब 1.11 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमिक के साथ 36.9 मिलियन आबादी के साथ 9वें स्थान पर खड़ा हुआ है। यूएई 536.83 बिलियन डॉलर इकोनॉमिक के साथ 9.51 मिलियन आबादी के साथ 10वें नंबर पर खड़ा हुआ है। 11वें नंबर पर इजराइल आता है। भारत 3.39 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के साथ 12वें स्थान पर खड़ा हुआ है। मतलब जो लोग ये कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था विश्व स्तरीय लेवल पे आसमान छू रही है, तो ये रैंकिंग से पता चलता है कि भारत किस स्थान पर है और देश कहां पहुंच चुके हैं। क्या हमारे यहाँ का लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था सुरक्षित है?
ये देखने वाली बात है। किसी भी देश की जनसंख्या का साइज उसकी पावर रैंकिंग पे प्रभाव डालता है। यही कारण है कि भारत विश्व स्तरीय लेवल पर 12वें स्थान पर है। तो हमारे को अपनी जनसंख्या भी कंट्रोल करनी चाहिए और व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए ताकि नौकरियां ज्यादा से ज्यादा मिल चुके, देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके और देश विकसित हो सके। चंदे के नाम पर धंधा किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, उसमें एशिया की सबसे बड़ी कंपनी, एशिया के सबसे बड़े व्यापारी मुकेश अंबानी, रिलायंस ग्रुप भी पीछे नहीं है। रिलायंस ग्रुप के काफी डायरेक्टर्स और रिलायंस ग्रुप के खुद इलेक्टोरल बॉन्ड को बेधड़ाके से खरीदा और करोड़ों रुपए का चंदा दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड को देखते हुए यह कहा जा सकता है, क्या भारत का लोकतंत्र अब बिकाऊ हो गया है? क्या यह लाचार हो गया है? यहां पर व्यापार और नौकरियां नहीं है। अगर ये चीजें होंगी तो देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी और पर व्यक्ति आय अच्छी होंगी और देश की आर्थिक स्थिति अच्छी बन जाएगी। देश को विकसित करना है तो व्यापार लगाना, नौकरियां देना बहुत ही ज्यादा बेहद जरूरी है। आज के टाइम में जो देश में सबसे बड़ी जो मुद्दा है, सबसे बड़ा जो जड़ है, बेरोजगारी का है। बेरोजगारी पर बातें नहीं करते ये नेता, महंगाई पर बातें नहीं करते ये नेता, बाकी सारी चीजों पे बातें करेंगे। क्या उससे देश विकसित हो पाएगा? ये आपको सोचना है। यदि आप भारत के नागरिक हो, हिंदुस्तान में रहते हो, तो आपको सोचना समझना भी जरूरी है कि देश की स्थिति विश्व स्तरीय लेवल पर किस जगह पर खड़ी हुई है और उसी आधार पे अपने आप को तैयार करिए और वोट दीजिए। आपका वोट बहुत कीमती है और सरकार तय करती है और सरकार से देश का विकसित होना तय होता है। जय हिंद, भारत माता की। भारत के नागरिक, हमारे जो प्रधानमंत्री हमारे नेता है, तो हम उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री ने भारत के लिए किया है, हम तो बहुत छोटे से नागरिक हैं, बट जो उन्होंने किया, उन्होंने सब कुछ भारत के लिए किया और सब कुछ छोड़कर उन्होंने भारत के लिए इतना सब किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है और हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। जियान है आप, ये जियान लग देखो ना। देश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए ग्रेजुएट होकर भी ठेलों पर पकौड़ा बेचते। IMF का कहना है सर, 2023 में भारत पर कुल 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्ज हो गया, इसलिए IMF ने देश को चेतावनी दे दी है। सब बकवास है सर, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है सर, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये देखिए सर, आप सभी के साथ लगातार धोखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया है। इस फ्रॉड व्यवस्था को लाने के लिए भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून, आयकर कानून और कंपनी एक्ट में संशोधन किए गए थे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी लेंगे? उन्हीं के नेतृत्व में यह कानून पास हुआ जिसे आज कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की नाक के नीचे, आंखों के सामने उनकी पार्टी ने चंडीगढ़ में जो किया आपने देखा। लोकतंत्र की हत्या की, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया, तब भी कोई नैतिक जिम्मेदारी लेने सामने नहीं आया। 10 दिनों के भीतर मोदी सरकार और उनकी पार्टी का इतना बड़ा फ्रॉड सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा है। प्रधानमंत्री के पास आज मौका है, इसी सवाल पर वे पहली बार 10 साल में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। जनता को मेरे खिलाफ भड़काने की साजिश है ये। इन सवालों के जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, इसे खुद मैंने रिसर्च करके बनाया है सर। कांग्रेस वालों ने इसके लिए तुम्हें कितना पैसा खिलाया है? अगर आप कांग्रेस में होते तो कितना पैसा खिलाते? जब भी इस तरह के सवाल आते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सवालों को भी जनता तक पहुंचने नहीं दिया गया। भारत के लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कभी नहीं हुआ। आज वो फ्रॉड धर लिया गया। एक नेता जो चुनावों में लगातार हारता है, मगर उसके उठाए सवाल लगातार सही साबित होते जा रहे हैं। 18 नवंबर 2019 का राहुल गांधी का यह ट्वीट है। राहुल ने अंग्रेजी में लिखा है, न्यू इंडिया, ब्राइब्स एंड इलीगल कमीशंस आर कॉल्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स। मतलब यही नया भारत है जहां रिश्वत और अवैध कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड कहा जाता है। आज भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि नरेंद्र मोदी की एक और भ्रष्ट नीतियों का सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई। सर, पॉलिटिक्स में आने से पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? हमारा परिवार बहुत गरीब था। मेरी माँ बर्तन मांजती थी और मैं चाय बेचता था। सर, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन?
क्या? कहाँ तक पढ़े हैं सर? सब कुछ मिला के यही कोई MA BA तक किया है सर। मैं देश की जनता को आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। ये आपका इंटरव्यू है सर। घर बार छोड़ के चला गया था एट द एज ऑफ 17। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई है। एक और वीडियो है सर। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक। यानी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो आपकी MA BA की डिग्री दिखाई थी, आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की BA की और MA की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। तो जब आपने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई नहीं करी तो ये MA BA की डिग्री कहां से आई सर? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये याद है सर? हाँ, देखा है कहीं। ये आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है सर। ओ हाँ, याद आया, मैंने ही तो छपवाया था उसे। हम देश में जातिवाद और करप्शन खत्म करेंगे, समाज में एकता और कानून लाएंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, हवाई चप्पल पहनने वाले प्लेन में सफर करेंगे, गरीबी हटाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। वो गरीबी हटाएंगे की जगह गरीबों को हटा देंगे छप गया था, मैंने उसे ठीक करवाया था, मुझे याद है। आप कहते हैं कि कानून और डेमोक्रेसी बचाएंगे, लेकिन उस डेमोक्रेसी का अंतिम संस्कार करने वाले ही आप हैं। करप्शन को बढ़ावा देने वाले भी आप हैं। ऐसी बातें करके तुम बीजेपी को हराना चाहते हो क्या? मैं सिर्फ चाहता हूं कि जनता को पता चले कि सच्चाई क्या है। ये देखिए, बात यहाँ किसी एक इंसिडेंट की नहीं है, बल्कि ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट्स की है जो एक के बाद एक होए जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से। वो सारे इंसिडेंट्स जो सिर्फ एक चीज की ओर इशारा करते हैं कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। मीडिया से ऑपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, MLAs की हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेना नए कानून बनाकर, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का वेपनाइजेशन, ED CBI का प्रेशर बनाकर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेज देना, स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्किंग में इंटरफेयर करना गवर्नर्स का इस्तेमाल करके, स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स को ही विदहोल्ड कर लेना, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना, और अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उनका टीयर गैस और रबर बुलेट से स्वागत करना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करना अपनी सारी फंडिंग छुपाने के लिए, और अगर कोई ऑपोजिशन का कैंडिडेट इलेक्शन जीत भी जाए तो सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड करके खुद को जिता लेना। 2 महीने तक मणिपुर जलकर राख हो गया क्योंकि आप चुप रहे। आज इस देश का हिंदू मुसलमान आपस में ही लड़ रहा है आपकी वजह से। आपने कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन पर कोई कार्रवाई। मोदी जी, ये चुंगरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, और हर दिन लोग मर रहा है, और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छे से नहीं मिल रहा है, और बच्चा लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर। और मोदी जी, आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए, प्लीज। मोदी, ये रिपोर्ट देखिए सर। न्यूज लॉन्ड्री की 2 दिन पहले की इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि ईडी का इस्तेमाल सिर्फ बाकी पार्टीज के खिलाफ नहीं किया जा रहा है, बल्कि देश में कंपनीज के खिलाफ भी किया जा रहा है। कम से कम 23 ऐसी कंपनीज जिन्होंने आज तक बीजेपी को कोई पैसा नहीं डोनेट किया था, उनके ऊपर सेंट्रल एजेंसीज की रेड होती है और एक पैटर्न देखने को मिलता है। रेड के बाद वो कंपनीज करोड़ों रुपए डोनेट करती है बीजेपी को। टोटल में 335 करोड़ रुपए इन कंपनीज ने बीजेपी को डोनेट किए जिन पर IT या ईडी की रेड पड़ी थी। अब बोलिए सर, जनता से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है ना? Allow to rest. What's up? मुझे माफ कर दे। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं मोदी जी को कभी गाली नहीं दूंगा, मैं मोदी जी को कभी बुरा नहीं बोलूंगा, मैं मोदी जी को कभी गाली नहीं दूंगा। मुझे क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा? ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए? इसका तमाशा बना दिया कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। 5-5 लाख सबसे हम दिलवाएंगे इनको। और दीजिए क्रिमिनल्स को वोट, और दीजिए क्रिमिनल्स को वोट। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। बेटे सब्सक्राइब जी।